धर्म के भाग 3 के बारे में पढ़ेंगे। भाग 3 का संबंध मौलिक अधिकार से है, ये ध्यान रखना है। मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान के भाग 3 का संबंध मौलिक अधिकार से। देखिए, मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी नागरिक के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। लेकिन जब मौलिक अधिकार की परिभाषा की बात होगी तो आप लोगों को समझना है कि वैसे अधिकार जो किसी भी व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए या पूर्णता के प्रकटीकरण के लिए आवश्यक है, उसे हम मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखते हैं। भारतीय संविधान में मुख्यतः 2 प्रकार के अधिकारों की बात की गई है, एक मौलिक अधिकार, एक विधिक अधिकार। वैसे आप ये नहीं समझेंगे कि केवल 2 ही प्रकार के अधिकार होते हैं, आवश्यक अधिकार भी होते हैं। मौलिक अधिकार, इसको ध्यान रखना है। वैसे अधिकार जो किसी भी व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए या पूर्णता के प्रकटीकरण करने के लिए आवश्यक होते हैं, उसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। अब मौलिक अधिकार के अंतर्गत कई अधिकार हो सकते हैं, जैसे अपने लोग दैहिक अधिकार भी समझ सकते हैं, दैहिक अधिकार समझ सकते हैं, शिक्षा का अधिकार समझ सकते हैं, समानता का अधिकार समझ सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। ये भारतीय संविधान का दृष्टिकोण नहीं है, ये राजनीति शास्त्र का दृष्टिकोण है। मौलिक अधिकार अपने देश के लिए अपने नागरिकों के लिए बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय रहा। और भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था, उस निर्माण के क्रम में भी इस भाग 3 पर बहुत अधिक चर्चा हुई थी। विश्व की राजनीति में मौलिक अधिकार नागरिकों को जो मिलते हैं, वो महत्वपूर्ण एक रुचिकर विषय भी रहे, यह भी समझना है। सत्ता और नागरिक के बीच का यह जो खेल है, यह राजनीति शास्त्र के लिए अत्यंत रुचिकर रहा है। बड़े बड़े राजशाही तंत्र भी उखड़ गए हैं और सत्ताएं बदली है, सत्ता में परिवर्तन हुआ है, और राजनीति शास्त्र में जो नए नए सिद्धांत आए और जो पुराने सिद्धांतों पर प्रहार किया गया, उस सब के पीछे में कहीं न कहीं ये मौलिक अधिकारों का ही चक्कर है। मौलिक राजनीति शास्त्र में एक शब्द व्याख्या किया जाता है, मैग्ना कार्टा। आज हम उस शब्द की व्याख्या भी करेंगे, मैग्ना कार्टा, क्योंकि मौलिक अधिकार के अंतर्गत मैग्ना कार्टा बराबर आप किताब में पढ़ेंगे। मैग्ना कार्टा क्या है? देखिए, 1215 ईस्वी में, की 13वीं शताब्दी में, उस समय इंग्लैंड में सामंतवादी प्रथा थी। सामंतवादी प्रथा थी, जिसमें एक राजा के नीचे में छोटे छोटे सामंत होते हैं। इंग्लैंड के इतिहास में ज्यादा हम इसको पढ़ेंगे, और भारतीय संदर्भ में भी शब्द का उपयोग बराबर राजनीतिक नेताओं के द्वारा किया जाता है। लेकिन आप यह देखेंगे कि सामंतवादी जो प्रथा थी, वो भारतीय समाज में नहीं, वो इंग्लैंड के समाज में। ये मूल रूप से जो आया है सामंती प्रथा, वही सामंतवादी प्रथा इंग्लैंड के समाज में थी। भारत में जमींदारी प्रथा थी, जागीरदारी इक्तादारी प्रथा थी। भारतवर्ष की जो प्रथाएं थी इस तरह के थे, या प्राचीन भारत में आप जाके देखेंगे तो प्रधान की व्यवस्था थी, ग्राम प्रधान जिसको कहा जाता था। विभिन्न कालखंडों में विभिन्न प्रकार के उसके नाम दिए गए, लेकिन जो भी हो, तो सामंतवादी प्रथा थी। उस समय एक राजा राजा जॉन इंग्लैंड के राजा थे। अब बहुत ही स्वेच्छाचारी राजा थे। स्वेच्छाचारी राजा का मतलब क्या आप समझ सकते हैं? जिसके ऊपर में किसी भी प्रकार का नैतिक प्रतिबंध हो या किसी प्रकार का अन्य प्रतिबंध हो। राजा यही कानून है, इस तरह का घोषणा करने वाला। भारतवर्ष में भी जो राजा रहे हैं उस जमाने में, लेकिन भारतवर्ष के राजा के सामने में एक विचित्र समस्या क्या रही है कि भारतवर्ष के इतिहास में बहुत कम ऐसा राजा मिलते हैं, बहुत उदाहरण नहीं के बराबर है, जो स्वेच्छाचारी हो। महाकाव्यों में है, लेकिन व्यवहार में जब आप देखेंगे, आप सम्राट अशोक की बात करें या चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें या भारतवर्ष के किसी राजा की आप बात करेंगे, तो धर्म या नैतिक नियमों को सबने प्रतिष्ठित किया है। आप भारतीय प्राचीन कालखंड के किसी भी राजा का नाम देख लीजिए जो भारतीय संदर्भ का हो, उसमें आप देखेंगे इस चीज को। यह भारतवर्ष का एक यूनिक चीज रहा है। इसलिए सत्ता और नागरिकों के बीच में जो संघर्ष है, वो प्राचीन भारत में बहुत कम दिखलाई पड़ता है।
लेकिन जब आप मध्यकाल में जाते हैं तो यह दिखलाई पड़ता है। और इंग्लैंड के समाज में और यूरोपियन समाज में सत्ता और नागरिकों के बीच का जो संघर्ष है वो विभिन्न क्रांतियों में दिखलाई पड़ता है। भारतवर्ष में भी क्रांतियां हुई है, भारतवर्ष का भी इतिहास क्रांतियों से भरा हुआ है, लेकिन प्राचीन कालखंड में जब आप जाते हैं तो आप क्रांतियों का उदाहरण नहीं देख पाते। मध्य कालखंड में आप विद्रोह का उदाहरण देख पाते हैं। आप राणा प्रताप का उठा लें, या उस समय राजा पोताना के विभिन्न राजा जो मुस्लिम शासन था भारतवर्ष में उसका विरोध किए हैं, तो वहां पर आक्रमण या युद्ध का आप देख सकते हैं वातावरण युद्ध से भरे हुए हैं, आक्रमण से भरे हुए हैं, लेकिन जन विद्रोह का उल्लेख बहुत कम मिलेगा आपको। तो राजा जॉन थे इंग्लैंड के राजा 12वीं शताब्दी, यहाँ 13वीं शताब्दी की शुरुआत में, और वहां पर 1215 ईस्वी में वहां के जो बैरन थे, बैरन मतलब सामंत वहां के जो थे, उन सामंतों और राजा के बीच में एक संधि हुई। राजा के बीच में एक संधि हुई थी 15 जून को। 15 जून को इस संधि के फलस्वरूप यह स्पष्ट हुआ था कि राजा जो यहाँ पर जॉन है, वो राजा जॉन किसी भी व्यक्ति को बिना किसी आधार का कैद की संज्ञा नहीं देंगे, कुल में कैद में नहीं भेजेंगे। कुल मिलाकर के अत्याचार पर प्रतिबंध लगा था। और इस जो अधिकारों की घोषणा हुई थी, अधिकारों की घोषणा मतलब नागरिक अधिकारों की घोषणा मूलतः यह सामंतों के लिए था, लेकिन कालांतर में यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज की घोषणा का से स्पष्ट हो गया, जो आज से यह था कि रूल ऑफ लॉ लागू होगा, मतलब कानून ऊपर होगा और सत्ता का शीर्षतम जो बिंदु है वो नीचे आ जाएगा। सत्ता का कानूनी जामा सबसे महत्वपूर्ण आ जाएगा। जब राजनीति शास्त्र और लोक प्रशासन की क्लासेस होंगे तो आप इस चीज को डिटेल से समझेंगे, तो आप यहां पर समझेंगे जो मैग्ना कार्टा शब्द का जो प्रयोग हम लोग करते हैं वो क्यों करते हैं। एक ये महान समझौता था जिसमें कि कानून की प्रभुता स्थापित हो गई थी और व्यक्ति की प्रभुता कमजोर हो गई। तो मैग्ना कार्टा, इस मैग्ना कार्टा में कुल मिलाकर के 63 धाराएं थी, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता पर बल दिया गया था। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता पर आप इसको संदर्भ में समझ लेंगे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अर्थ है उस पर ज्यादा बल दिया गया था। उसके बाद समझेंगे इसमें एक चीज और आया, हैवियस कॉर्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण की धारणा भी यहां से विकसित हुई। तो राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों को जो कि फंडामेंटल में स्टार्ट करना चाहते हैं, वहां पर मैग्ना कार्टा क्या है उसको वो समझ चुके हैं। मैग्ना कार्टा एक विशाल एक महान समझौता था जो राजा जॉन एवं सामंतों के बीच में हुआ था, और जहां से बंदी प्रत्यक्षीकरण, रूल ऑफ लॉ, मूलाधिकारों इत्यादि की चर्चा का उल्लेख मिलता है। अब इसमें देखेंगे, इसमें विधि संसद की रचना या संसदीय व्यवस्था की शुरुआत का भी उल्लेख मिलता है। अब यहां पर समझना है कि राजा जॉन ने इसको स्वीकार तो कर लिया था, हस्ताक्षर तो कर दिया था, लेकिन 1 साल के अंदर में इंग्लैंड में एक गृह युद्ध भी हुआ था। क्योंकि राजा जॉन ने क्या किया, जब उनको लगा कि इस हस्ताक्षर से उन्होंने अपने प्रभुसत्ता को चुनौती खुद स्वीकार कर ली है, तो उन्होंने पोप के माध्यम से, जो वहां पर चर्च था उसके माध्यम से लोगों को इस प्रकार उकसाया और उन्होंने अपनी निजी सेना एकत्रित की, भाड़े के सैनिकों को एकत्रित कर लिया और इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ। और इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुआ था इसमें राजा जॉन की मृत्यु भी हुई थी, जिनकी मृत्यु के साथ ही मैग्ना कार्टा और प्रचारित हो गया। इसलिए आप राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो आपको कभी कहा जाएगा इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मतलब जहां से किसी व्यवस्था की शुरुआत होती है, कालांतर में उसके लिए मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। तो मैग्ना कार्टा जो वास्तव में एक संज्ञा थी, वह कालांतर में एक विशेषण के तौर पर या उपमा के तौर पर भी प्रयुक्त होने लगे। अब भारतीय इतिहास में जो एक महान आंदोलन था कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो किया गया, भारतीयों के द्वारा जो किया गया आंदोलन था आजादी के लिए, उस आजादी के समानांतर, आंदोलन के समानांतर ही भारतवर्ष में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया भी कम से कम उत्तरार्ध के चरणों में विकसित होती रही है। अब इस संदर्भ में देखेंगे कि भारतवर्ष में कई भारत शासन अधिनियम आए जिसकी शुरुआत रेगुलेटिंग एक्ट से होती है, लेकिन 1919 के अधिनियम के बाद यह व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्षों के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी, और इसकी समीक्षा करने के लिए एक बनी थी साइमन कमीशन। अब चूंकि इतिहास की क्लासेस नहीं है, साइमन कमीशन बनी थी, और साइमन कमीशन
के जो निर्माण हुआ था उसमें क्योंकि सभी सदस्य अंग्रेज ही थे, तो उसके विरोध में भारतीयों ने आंदोलन किया था और भारतीयों की जो साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे थे हर जगह। उसके बाद एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था जिसको कि नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। नेहरू रिपोर्ट, और नेहरू रिपोर्ट वास्तव में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी थी। मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू से आप लोग वाकिफ होंगे। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी रहे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भी एक महान नायक रहे हैं और भारत की आजादी के समय में, भारत की आजादी के जो आंदोलन हुआ तो उस समय में देश के सबसे बड़े वकीलों में इनकी गिनती होती थी। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। शायद आप लोगों को पता हो 1928 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी मोतीलाल नेहरू ही थे, इसमें ध्यान रखना है। और इस नेहरू रिपोर्ट में मूलाधिकारों की बात की गई थी, मूलाधिकारों की बात की गई थी नेहरू रिपोर्ट में। नेहरू रिपोर्ट के बाद एक और रिपोर्ट आया, उसको भी देखेंगे 1931 ईस्वी में। वैसे नेहरू रिपोर्ट के प्रत्युत्तर में जिन्ना साहब का रिपोर्ट आया, गांधी की मांगे आई है। एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उसको देखेंगे आप। संवैधानिक और मूलाधिकारों के दृष्टिकोण से मैं 1931 की चर्चा कर रहा हूं। 1931 में कांग्रेस पार्टी का सम्मेलन, कांग्रेस पार्टी का सम्मेलन पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान, उस समय भारत ही था, अविभाजित भारत था। पाकिस्तान, वर्तमान में जो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के कराची में हुआ था। उस समय में भारत के कराची में हुआ था, कराची में हुआ था। और वहां कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उससे पहले उनको सरदार की उपाधि मिल चुकी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। यहां पर ध्यान रखना है। तो सरदार की उपाधि जो उनको मिली है वो बारदौली आंदोलन के संदर्भ में, बारदौली सत्याग्रह जो हुआ तो उसमें सरदार की उपाधि मिल चुकी है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और मूलाधिकारों की मांग कांग्रेस पार्टी के द्वारा अस्पष्ट रूप से इस सम्मेलन में किया गया था। मूलाधिकारों की मांग, अगर आपसे प्रश्न में यह पूछा जाए कि मूलाधिकारों की मांग कब की गई थी कांग्रेस पार्टी के सम्मेलन में, तो आपका जवाब होगा 1931 ईस्वी में, जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये मूलाधिकार का जो चैप्टर है भारतीय संविधान का भाग 13, यह प्रत्येक परीक्षा के लिए अनिवार्य है। आप बीपीएससी की परीक्षा दो, यूपीएससी की परीक्षा दो अथवा एसएससी की परीक्षा दो, इसलिए इसके क्लासेस में 8 से 10 दिन लगेंगे। 8 क्लासेस में खत्म होगा और मेरा प्रयास होगा कि आप इसके संदर्भ में जो संवैधानिक प्रगति हुई उसको भी अध्ययन कर लें और इसके साथ ही साथ जो बहुत सारे विवाद आए, बहुत सारे वाद आए जो फेमस रहे, उसको भी अध्ययन कर लें। जिसमें आपको केशवानंद भारती का, मेनका गांधी का, सज्जन सिंह का, मिनर्वा मिल्स का इत्यादि केसों का आपका अध्ययन करना पड़ेगा। और ये भी राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए या संवैधानिक दृष्टिकोण से अनिवार्य बन जाते हैं, क्योंकि परीक्षा में से बहुत सारे प्रश्न होते हैं। मूलाधिकारों के बीच में कई प्रकार के संवैधानिक व्याख्या भी हुई, उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी व्याख्या की गई, उसको भी आप लोग इस यूनिट में देखेंगे। इसलिए इस प्रकार की क्लासेस को या इस प्रकार के वीडियो को केवल यह मत देखें कि हम देख रहे हैं, बल्कि नोट करते चले। अब इसमें देखेंगे कि मूलाधिकारों की मांग 1931 में कहां हुई थी, तो पाकिस्तान के कराची, आज का जो पाकिस्तान है उसके कराची शहर में हुई थी। उस समय भारत के कराची शहर में कांग्रेस पार्टी का सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और वहां पर मूलाधिकारों की मांग की गई। अब मूलाधिकारों की इस मांग के बाद एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में मूलाधिकारों के लिए कोई चर्चा नहीं की गई, मूलाधिकारों की। अब भारतवर्ष में 1942 ईस्वी के बाद जो गतिरोध था वह विभाजन की प्रक्रिया में बढ़ता जा रहा था। संवैधानिक जो प्रगति, मतलब देश में 2 प्रकार की समानांतर रेखाएं चल रही थी। एक हिंदू राजनीति जिसको की कहते हैं हिंदू राजनीति और एक मुस्लिम राजनीति, जबकि कांग्रेस एक सर्वधर्म राजनीति में उस समय भरोसा कर रही थी। यद्यपि कुछ इसके उदाहरण इसके विपरीत भी थे। जो 1935 के भारत शासन अधिनियम से जो चुनाव हुए, उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकारें कई प्रांतों में बनी। वहां पर जब उनको कालांतर में इस्तीफा उन्होंने दिया तो उसके बाद लीग के द्वारा मुक्ति दिवस वगैरह मनाने की बात हुई, तो कहीं न कहीं एक मुस्लिम अलगाववाद की तरफ राजनीति जा रही थी। अब मुस्लिम अलगाववाद की तरफ जो राजनीति जा रही थी,
तो 1945 ईस्वी में इस देश के एक प्रख्यात वकील ने एक गैर राजनीतिक दलों से, मतलब किसी भी प्रमुख राजनीतिक दलों के व्यक्तियों को छोड़कर एक सम्मेलन बुलाया था और उसने एक रिपोर्ट दी थी जिस रिपोर्ट का नाम है तेज बहादुर सप्रू रिपोर्ट। आप लोग इसको नोट करेंगे, तेज बहादुर सप्रू रिपोर्ट 1945। तो तेज बहादुर सप्रू रिपोर्ट में भी मूलाधिकारों की मांग की। तेज बहादुर सप्रू रिपोर्ट यद्यपि भारतीय राजनीति में किसी भी प्रकार की गतिरोध निकालने में सफल नहीं हो पाया। इसने कहा था कि भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए। इसने भारत को एकीकृत रखने पर बल दिया था, लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए विशिष्ट अधिकार की बात की गई थी। 1909 ईस्वी से उनका निर्वाचन अलग हो गया था। उस निर्वाचन अलग होने का परिणाम था जो कहीं न कहीं विभाजन की लकीरें इतनी मजबूत हो गई कि भारत को विभाजित होना पड़ा। 1933-34 में जब हमारे देश में कॉमनवेल्थ अवार्ड की लागू करने की बात की गई तो महात्मा गांधी ने जो अनशन स्टार्ट कर दिया था, उसके पीछे में कहीं न कहीं तो दूरदर्शिता यही थी कि अगर उनके लिए भी पृथक निर्वाचन तंत्र की व्यवस्था की जाएगी तो भारत विभाजन की एक महान लंबी रेखा से गुजरता हुआ प्रतीत होगा। पता नहीं कितने भारत बन जाएंगे, क्योंकि विभाजन की रूपरेखा स्पष्ट रूप से 1909 में जिसकी शुरुआत हुई थी 1942 आते आते वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगी थी। और 1946 में तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ही बनाया गया था। मानव इतिहास का सबसे बड़ा स्थानांतरण हुआ था। मानव इतिहास में मानवों के इससे बड़े स्थानांतरण का कहीं तो उदाहरण नहीं मिलता है, क्योंकि कितनी यातनाएं झेली गई तो उसका शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे उस समय क्या क्या स्थितियां बढ़ गई थी। लेकिन खैर, इतिहास एक निर्दयी विषय भी है। इतिहास में हम लोग मूल्य अपना डालते हैं। इतिहास अपनी भावना लोगों में भरता है और इतिहास को हम लोग निष्पक्षता के साथ देखें, यही इतिहासकारों के समक्ष चुनौतियां भी रहती है कि इतिहास का मूल्यांकन निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। प्रयास किया जाना चाहिए कि इतिहास का मूल्यांकन निष्पक्ष तरीके से। तो 1945 ईस्वी में तेज बहादुर सप्रू कमेटी का जो रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट में भी मूल अधिकारों की बात की गई। मूल अधिकारों की बात की बात। अब साइमन कमीशन के विरोध से मूल अधिकारों की मांग की जो यात्रा स्टार्ट हुई थी, यात्रा 1945 तक पहुंच चुकी है तेज बहादुर सप्रू के रिपोर्ट तक। अब इसके बाद आप लोग एक लाइन सुनते होंगे कि स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये जो हमारे कुछ आदर्श है, जिससे यद्यपि हमारे आदर्शों की व्याख्या संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से होती है, लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि भारतवर्ष में जो मूलाधिकारों की मांग हो गई थी उसके पीछे में कुछ अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां भी थी, उसको भी ध्यान रखना है। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति, और इस फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व के समक्ष जो प्रस्ताव रखा, उन विश्व के समक्ष सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी क्रांति के फलस्वरूप वो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, आप इसको हिंदी में ऐसे समझेंगे कि स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। तो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, ये उदाहरण देखेंगे। और 1791 ईस्वी में अमेरिकी संविधान में, अमेरिका के संविधान में भी मूल अधिकारों की बात की गई, मूल अधिकारों की बात की गई। तो भारतीय संदर्भ में जो मूल अधिकारों की चर्चा हुई है उसके आदर्श धरातल वहां से भी थे, फ्रांसीसी क्रांति से भी थे और अमेरिका के संविधान से भी थे। और फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव केवल फ्रांस तक ही नहीं था, विश्व की राजनीति में इस क्रांति का प्रभाव पड़ा। और जब भारतीय संविधान बना उससे पहले सोवियत संघ में एक सफल शासन तंत्र स्थापित हो चुका था। इसलिए भारतवर्ष में जो आप देखेंगे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय का संबंध वो निश्चित रूप से सोवियत संघ से भी प्रेरित रहा। तो आप न्याय की अवधारणा में जो कई पहलू को देखते हैं कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय,
इत्यादि इसके विभिन्न आधार रहे विभिन्न। और भारतवर्ष में जो राजनीति रही है, तो भारतवर्ष की राजनीति समावेशी रही। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है, भारतवर्ष ने अपने राजनीति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की धाराओं को स्वीकार किया। इसमें कांग्रेस पार्टी की भूमिका उस समय प्रबल थी, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी थी। तो कांग्रेस पार्टी की जो समय विचारधारा थी वह समावेशी विचारधारा थी, एक राष्ट्रीय विचारधारा बनी। 1893 ईस्वी के बाद कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में क्रमशः परिवर्तन आते चले। और आप लोगों को आश्चर्य लगेगा इस तथ्य को जान करके कि हम लोगों ने जो स्वराज्य अथवा स्वतंत्रता की मांग की, स्वराज्य अथवा स्वतंत्रता, यहाँ पर दो शब्दों को हमने पर्यायवाची रखा है, लेकिन ये देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ये दोनों पर्यायवाची नहीं थे। पहली जो हमारी मांग होती थी स्वतंत्रता की मांग में, सबसे पहला जो एक स्लोगन लगा है वो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन के संबंध में, होम रूल लीग आंदोलन के समय में नारा दिया है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। और 1921 ईस्वी तक जो स्वराज की बात की गई है, उस स्वराज के अर्थ को अगर आप समझेंगे तो ढीला ढाला स्वराज था, औपनिवेशिक स्वराज था। महात्मा गांधी ने 1921 तक स्वराज की बात ही की है। और कांग्रेस पार्टी के मंच से प्रथम बार 1929 ईस्वी के 1929 में, जो आपको जानते ही होंगे, जो स्वतंत्रता की बात की गई, जिस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये स्वराज और स्वतंत्रता को प्राय पर्यायवाची शब्द में लोग समझते हैं, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रमशः पर्यायवाची नहीं थे, ये अलग अलग अभिप्राय में थे। जब हम स्वराज्य की बात करते थे तो स्वराज्य का अर्थ उस समय एक ऐसा राज्य से लिया जाता था जो कम से कम गृह विभाग में, गृह के अपना जो अंदर की विषय है, या जिसको कहा जाए खुद स्वशासन, जिसको संदर्भ में रखा जाए तो स्वशासन ही माना जाता था। लेकिन विदेशी रक्षा इत्यादि के लिए, विदेशी रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध इत्यादि के लिए वह संघात्मक शासन अंग्रेजों की थी, इसकी मांग की जाती थी उस समय। और स्वतंत्रता की मांग तो, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग तो 1929 में की गई है। तो हमारे पास मूलाधिकारों के अंतर्गत भी ये सारे जो प्रगति हुई है उसका प्रभाव पड़ा है। जब भारतवर्ष में संविधान निर्माण हो रहा था तो विभिन्न प्रकार की कमेटियां बनी। संविधान निर्माण के समय एक कमेटी बनी जिसका नाम था परामर्श कमेटी। परामर्श कमेटी, आप इस कमेटी का नाम देखेंगे, कमेटी का नाम क्या था? परामर्श कमेटी, परामर्श कमेटी। और इस कमेटी के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ध्यान रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस कमेटी ने कई उप कमेटी बनाई, कई उप कमेटी और उप समिति, जिसको कहा जाए उप समिति बनाई। और इस उप समिति के अंतर्गत एक समिति थी मूल अधिकारों के लिए, मूल अधिकारों के लिए उप समिति, मूल अधिकारों के लिए उप समिति। आप ये प्रश्न ध्यान रखेंगे कि परामर्श कमेटी पहले बनी थी और परामर्श कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल होते थे। और इस कमेटी के अंतर्गत कई उप कमेटी बनी, उप समिति बनी। और जो मूल अधिकारों के लिए उप समिति बनी, उस समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी, याद रखेंगे, जेबी कृपलानी, पूरा नाम जानकी वल्लभ कृपलानी, ध्यान रखेंगे। और यह भी याद रखेंगे कि जेबी कृपलानी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे जब देश आजाद हुआ था, यह भी याद रखेंगे, जेबी कृपलानी। और यह भी याद रखेंगे कि देश के, जब पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद कालांतर में इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और ये कांग्रेस पार्टी के विरोधी बन गए जेबी कृपलानी। यह भी ध्यान रखना है। और यह भी आप लोगों को याद रखना है कि जेबी कृपलानी की पत्नी थी सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, यह भी याद रखना है आप लोगों को। और सुचेता कृपलानी कांग्रेस पार्टी से ही संबंधित रही, कांग्रेस पार्टी से। और भारतवर्ष में जो पहली महिला मुख्यमंत्री किसी भी राज्य की बनी है वो सुचेता कृपलानी की है।
तो संसदीय नोक-झोंक, संसदीय जब वाद विवाद होता था तो जानकी कृपलानी जी पंडित नेहरू और कांग्रेस पार्टी के लोगों को कहा करते थे, आलोचना किया करते थे कि आपने तो मेरे पारिवारिक जीवन में भी दरार पैदा कर दी है। उस समय हास्य परिहास संसद में होता था, होना भी चाहिए, क्योंकि राजनीति की विशेषता होती है कि विचारों की भिन्नता होनी चाहिए, दिलों की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। विचारों में समावेश रहेगा, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। एक समान विचारधारा, अगर एक ही विचारधारा किसी राष्ट्र में है तो वह राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। कोई भी राष्ट्र जो बहुल संस्कृति का होगा उसमें बहुलता की विचारधारा होनी ही चाहिए, क्योंकि बहुलता की विचारधारा से ही राष्ट्र पूर्णता की ओर बढ़ता है। तो ये सूचिता यहाँ पर जानकी वल्लभ कृपलानी, जेबी कृपलानी उप जो समिति है मूल अधिकारों के लिए उसके अध्यक्ष है। और इस कमेटी में, जेबी कृपलानी के इस कमेटी में जो कम थे सदस्य, उनके कुल सदस्यों की संख्या जो आप देखेंगे तो 12 थी। अब इस 12 सदस्यों के नाम आप लोग नोट कर लेंगे कि मूलाधिकारों की उप समिति में कितने लोग थे। इसको नोट करना महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें बड़े बड़े प्रख्यात लोग रहे हैं, जिसमें कि राजकुमारी अमृत कौर का नाम याद रखेंगे आप। राजकुमारी अमृत कौर, परीक्षा के दृष्टिकोण से इसको याद रखेंगे, राजकुमारी अमृत कौर। केटी शाह, मीनू मसानी, ये भी याद रखना है, केटी शाह। के एम पनिक्कर, ये के एम पनिक्कर के बारे में याद रखना है। जो के एम पनिक्कर जब भारतवर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था तो उसमें भी के एम पनिक्कर साहब थे, तो याद रखना है के एम पनिक्कर, इसको याद रखना है के एम पनिक्कर। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है आप लोग याद रखेंगे? सरदार वीर की उपाधि थी और लौह पुरुष वीर की उपाधि थी। भारत का बिस्मार्क भी नहीं कहा जाता है। आजकल तो उनके स्टेच्यू आपने देखा है कि भारत के राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए समर्पित व्यक्ति थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतवर्ष के पहले गृह मंत्री भी थे, भारतवर्ष के पहले प्रधानमंत्री भी थे, ये भी ध्यान रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के एम। उसके बाद केटी शाह लिख दिया गया है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण जिसके बारे में आप लोग नाम रखेंगे, जयराम दास दौलत राम। जयराम दास दौलत राम, जो बच्चे बिहार के उनको नोट करना है कि बिहार के जो पहले राज्यपाल थे वो जयराम दास दौलत राम ही थे। बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। उसके बाद जयराम दास दौलत राम के बाद अब इसमें जो प्रमुख व्यक्ति रहे हैं उस प्रमुख व्यक्ति की बात करेंगे तो के एम मुंशी भी थे। के एम मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, के एम मुंशी भी थे। उसके बाद अगर इसमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की बात करेंगे तो बी आर अम्बेडकर भी थे। बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति जो इस समिति में थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये कुछ ऐसे व्यक्ति थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद इस समिति में थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। एक हंस जीवराव मेहता भी इस कमेटी में थे। हंस जीवराव मेहता इत्यादि महत्वपूर्ण लोगों से बनी हुई एक महत्वपूर्ण कमेटी थी। उसके बाद अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए भी एक कमेटी बनी। अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए भी एक कमेटी बनी। अधिकारों के लिए एक कमेटी। इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे, यह भी देखेंगे कि मूलाधिकारों के अंतर्गत उप कमेटी थी। इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो एच.सी. मुखर्जी थे। एच.सी. मुखर्जी। अब आपको यह भी याद रखना है कि एच.सी. मुखर्जी ही भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे। एच.सी. मुखर्जी भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष। और शायद आप लोगों को आश्चर्य लगेगा कि अल्पसंख्यक कोटे से एच.सी. मुखर्जी गए।
एस ए मुखर्जी के नेतृत्व में या एस ए मुखर्जी की अध्यक्षता में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए कमेटी बनी। इसलिए भारतीय संविधान में जब आप भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की बात करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि अल्पसंख्यकों के लिए जो अधिकार है वह एस ए मुखर्जी के द्वारा दी गई कमेटी से बना, एस ए मुखर्जी। और इसकी जड़ें आप देखेंगे तो अनिवार्य रूप से जिन्ना की मांगों में भी है और तेज बहादुर सप्रू के जो रिपोर्ट आए थे उसमें। और यह भारत की विविधता के लिए, जनतंत्र के लिए अनिवार्य है। भारत की विविधता के लिए भी, जनतंत्र के लिए। जनतंत्र में विविधता का संरक्षण भी होता है और जनतंत्र में सिर्फ प्रैक्टिकल में यह नहीं होना चाहिए कि बहुसंख्यकों का शासन। जनतंत्र में सफलता उसी समय हो सकती है जब अल्पसंख्यक भी सुरक्षित रहे। अल्पसंख्यकों के विचारों को, उनके आदर्शों को या उनके विश्वासों का भी संरक्षण मिलना ही चाहिए। जनतंत्र की सफलता की कसौटी यही है। तो एक कमेटी अल्पसंख्यक के अधिकारों के लिए बनी थी जिसकी अध्यक्ष एस ए मुखर्जी थी, यह भी आप लोगों को याद रखना। अब भारतीय संविधान सभा में मौलिक अधिकारों पर अत्यधिक चर्चा हुई और यहाँ पर बी आर अम्बेडकर की उपस्थिति ने एक और चीज पर अत्यधिक बल दिया जिसमें कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार था। संविधान के द्वारा जो मूल अधिकार प्राप्त होंगे वह तो वादा मौलिक अधिकारों के अंतर्गत था ही, लेकिन मूल अधिकार अगर नहीं मिल रहे हैं, उस पर किसी प्रकार से हनन हो रहा है, तो उसके लिए व्यवस्था थी कि न्यायालय, सक्षम न्यायालय, आज के वर्तमान में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय मूल अधिकारों को प्रवर्तित करवाएगा, जिसको कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत रखा गया था। यह महत्वपूर्ण चीज है। अब उसके बाद देखेंगे भारतीय संविधान सभा में मूल अधिकारों पर चर्चा हुई। इस चर्चा के बाद भाग 3 में इसको रखा गया और मौलिक अधिकार से ही पता चलता है कि राज्य अपने नागरिकों को क्या क्या गारंटी देता है। नागरिकों की जो अपेक्षाएं हैं उसकी स्पष्ट व्याख्या, नागरिकों को क्या क्या मिलेगा उसकी स्पष्ट व्याख्या मौलिक अधिकारों में ही है। नीति निर्देशक सिद्धांत ये बतलाते हैं कि राज्य को क्या करना है, लेकिन मौलिक अधिकारों की संख्या की जब हम बात करेंगे भारतीय संविधान के संदर्भ में मौलिक अधिकारों की संख्या, तो पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 होती थी। याद रखना है कि मौलिक अधिकारों की संख्या पहले क्या होती थी? 7 होती थी। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या केवल 6 है। मौलिक अधिकारों की संख्या केवल 6 है। अब इसमें पहले 7 होती थी, बाद में 6 कर दिया गया। अब एक प्रश्न आएगा ऐसा क्यों हो गया? तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ही संपत्ति का अधिकार होता है। संपत्ति का अधिकार, यह संपत्ति का अधिकार भारतवर्ष में कई विवादों का कारण भी रहा है। संपत्ति का अधिकार, देखिए भारत ने अपने आदर्श में सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय को भी स्वीकार किया है और प्रस्तावना में समाजवादी ढांचे को भी स्वीकार किया गया है। समाजवाद व्यक्तिगत संपत्ति को मौलिक अधिकार के तौर पर अगर स्वीकार कर ले तो पूंजीवाद बन जाता है। तो एक अंतर विरोध था। दूसरी बात, भारतवर्ष के पहले प्रधानमंत्री भी कहा करते थे, भारतवर्ष के पहले प्रधानमंत्री, कि मैं स्वभाव से समाजवादी हूं। और भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार के राजा राजवाड़ों की जो व्यवस्था थी उसको भी 1969 के बाद क्रमशः खत्म कर दिया गया। प्रेवी पोस्ट काउंसिल इत्यादि खत्म किए जाते चले गए। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि समाजवादी ढांचे में हमारे संविधान की उद्देश्य का में समाजवादी ढांचा है और उसके बाद पूंजीवाद को प्रोत्साहित कर रहा था। तो 1976 के बाद 1976 में देश में 42वां संशोधन हुआ था। तो संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम के द्वारा, इस समय देश में जनता पार्टी की सरकार थी, अधिनियम के द्वारा याद रखना है, संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार था, उसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। परीक्षा में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संपत्ति का अधिकार कहां से हटा दिया गया,
तो आपको जवाब देना है कि अनुच्छेद 31 से हटा दिया गया, 31 में था यह। अगर आपको पूछा जाएगा कि संपत्ति का अधिकार अब क्या है, तो इसको अनुच्छेद 301 में डाल दिया गया, जहां पर यह सिर्फ विधिक अधिकार है, जहां पर यह सिर्फ विधिक अधिकार है। तो वर्तमान संदर्भ में संपत्ति का अधिकार सिर्फ एक वैधानिक अधिकार है, मूलाधिकार नहीं। दोनों में अंतर होता है। मौलिकाधिकारों पर आज्ञा हमेशा हावी होती है, इस पर विधिक अधिकारों पर, लेकिन मौलिक अधिकारों पर आज्ञा हमेशा हावी नहीं होती है, विधि द्वारा प्रवर्तनीय अधिकार होते हैं। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन के द्वारा हटा दिया। तो अब वर्तमान में जो हमारे पास मूलाधिकारों की संख्या है वो केवल 6 बच गई है, केवल 6 भारतीय। अब संविधान में जो मूलाधिकारों की संख्या है 6, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो मूलाधिकार कैसे 6, कौन कौन से मूलाधिकार हमारे पास में है, तो इसको आप लोग नोट करेंगे सारे आदमी। सबसे पहला जो हमारे पास अधिकार है वो है समानता का अधिकार। सबसे पहला हमारे पास अधिकार है समानता का अधिकार। सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत, भाग 3 के अंतर्गत समानता के अधिकार की जो चर्चा है वो 14 से लेकर 18 तक के अनुच्छेद में। नागरिकता में आपने पढ़ा था अनुच्छेद 5 से 11, ध्यान रखना है। और भाग 3 की जो शुरुआत होती है वो अनुच्छेद 12 से। भाग 3 की शुरुआत किससे होती है? अनुच्छेद 12 से। तो एक प्रश्न आपके पास में आएगा, अनुच्छेद 12 में क्या है? तो अनुच्छेद 12 में ध्यान रखना है मौलिक अधिकारों की परिभाषा और आशय है। मौलिक अधिकारों की परिभाषा एवं आशय, परिभाषा एवं आशय। यहां पर ध्यान रखना है कि इसी में स्पष्ट किया गया है कि मौलिक अधिकारों की संख्यात्मक परिवर्तन हो सकता है। अब यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि संविधान के जो मूलभूत ढांचे की व्याख्या केशवानंद भारती केस में की गई, उसमें भी मौलिक अधिकारों को स्वीकार किया गया। लेकिन मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी होगी, संख्या बढ़ेगी घटेगी, ये परिवर्तनीय है। यह संख्या बढ़ भी सकती है, यह संख्या घट भी सकती है। हाल फिलहाल में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत आना माना गया, लेकिन शिक्षा के अधिकार के लिए कोई अलग अधिकार की व्याख्या नहीं की गई, बल्कि 21A में उसे शामिल कर दिया गया। तो मौलिक अधिकारों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, ऐसी व्यवस्था है। और अनुच्छेद 13 में अब आपके पास एक और क्वेश्चन होगा कि अनुच्छेद 13 में क्या है? तो अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकारों की व्याख्या है। तो अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों या मौलिक अधिकारों, तो मूल अधिकारों को असंगत करने वाली, जो इसको अपर्याप्त करके सीमित कर दे, असंगत या सीमित करने वाली विधियों का उल्लेख है। करने वाली विधि मतलब मौलिक अधिकारों को क्या सीमित किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कुछ मौलिक अधिकारों को छोड़ करके अधिकांश मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। राज्य अपने विशिष्ट परिस्थिति के अंतर्गत या राज्य अपने विशिष्ट आवश्यकता के अंतर्गत कुछ मौलिक अधिकारों को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकते हैं। यह भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की एक विशेषता भी है कि अधिकांश मौलिक अधिकार हमारे सीमित प्रकृति के हैं। सबके कुछ अपने अपने अपवाद हैं। जब उसकी विस्तृत व्याख्या हम लोग प्रत्येक अनुच्छेद की करेंगे तब इस पर चर्चा होती रहेगी। तभी तो अनुच्छेद 12 और 13 को आपने देख लिया कि अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकारों की परिभाषा एवं आशय को व्यक्त किया गया है, और अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों के मूल अधिकारों से जो असंगत अथवा सीमित करने वाली विधियां हैं उस पर चर्चा की गई है। यह आप लोगों ने नोट कर लिया। अब हम समानता के अधिकार की बात कर रहे थे, तो समानता का अधिकार पहला अधिकार है जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अब इसके बाद जब देखेंगे समानता के अधिकार के बाद एक दूसरा जो अधिकार हमारे पास में महत्वपूर्ण, वह है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार पहला अधिकार है किसका? समानता का अधिकार। दूसरा अधिकार किसका है? स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार हमारे पास अनुच्छेद 19, 20, 21 ए भी है, 22 यहां तक है।
स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसमें कई प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, इस पर ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 में। अब उसके बाद एक महत्वपूर्ण अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, विशेषकर इसमें स्त्रियों, बालकों इत्यादि को लक्षित किया गया है, लेकिन यह मानव गरिमा को अक्षुण्ण रखने वाला सबसे विशिष्ट मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 23 और 24 में इसकी चर्चा की गई है। इसको ध्यान रखना है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 23 और 24 में की गई है। अब उसके बाद हमारे पास एक और अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यहां पर ध्यान रखिएगा कि स्वतंत्रता यहाँ का स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ है, लेकिन यहाँ पर धर्म की स्वतंत्रता को, धर्म को अलग दृष्टिकोण से देखा गया है और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हमारे पास 25, 26, 27 और 28 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया। 25, 26, 27 और 28। भारत एक कौन सा देश है भैया? भारत कौन सा देश है? धर्मनिरपेक्ष देश है। आप सारे आदमी कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन यह ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में नहीं किया गया था, लेकिन भारत ने अपने संवैधानिक ढांचों में नागरिकों के धर्म को स्वीकार किया, राष्ट्र के धर्म को नहीं। राष्ट्र का धर्म एक ही था, जन कल्याण। नागरिकों के लिए धर्म उनका व्यक्तिगत विषय भारतीय संदर्भ में स्वीकार किया गया। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि धर्मनिरपेक्षता जिस शब्द को हम बहुप्रचारित करते हैं, उसके लिए सही शब्द हिंदी में पंथ निरपेक्षता है और उसकी अंग्रेजी अगर सेकुलरिज्म है तो सेकुलरिज्म की जो हिंदी होगी वो पंथ निरपेक्षता होगी। और भारत एक धर्म प्राण देश, भारतीय धर्म प्राणी रहे हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से भारतीयों का एक जीवन का मूलाधार धर्म रहा है, तो भारतवर्ष की धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता के बारे में अक्सर आलोचना भी की जाती है और लोग इसको सकारात्मक पंथ निरपेक्षता का उदाहरण भी देते हैं। खैर, हम उस सारे टॉपिक्स में जाएंगे, बाद में जाएंगे। पहले तो हम लोगों को देखना है कि मूलाधिकारों की संख्या पर। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27 और 28 अनुच्छेद में है। 4 अधिकार आप लोगों ने देख लिया। पहला समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 में। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है 19, 20, 21, 22 में। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23, 24 में। उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण अधिकार है वो अल्पसंख्यकों को है। अल्पसंख्यकों को यहां पर हम लिखेंगे शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। यह 29, 30, 31 तक है। 29, 30, 31। और उसके बाद आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह अनुच्छेद 32, 33, 34 बाद में निश्चित ही हो गए हैं, तो आप इसको 32 समझ लेंगे। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 यहां तक आता है। तो भाग 3 के सबसे लास्ट में, सबसे अंत में जो अधिकारों की बात की गई है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार है। और इसी को प्रारूप समिति के अध्यक्ष, भारतीय संविधान के निर्माता B.R. अम्बेडकर ने इसी को संविधान की आत्मा भी कहा था। वैसे अगर आपसे प्रश्न ना पूछा जाए, B.R. अम्बेडकर का नाम ना दिया जाए, तो संविधान के केंद्र बिंदु के तौर पर प्रस्तावना को देखा जाता है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न यह पूछ दिया जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा या मूलाधिकारों की आत्मा B.R. अम्बेडकर ने किसे कहा था, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसको संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही उन्होंने आत्मा कहा था। यह ध्यान रखना है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को और उच्च न्यायालय को, दोनों को ही मूलाधिकारों के हनन की स्थिति में मूलाधिकारों को क्रियान्वित करवाने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को है, जबकि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को भी है।
जब दोनों के अधिकार क्षेत्र में अंतर होते हैं, जब हम अभिलेखों पर जाएंगे तो इसकी चर्चा करेंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आज के वीडियो में, आज के क्लासेस में इतना ही। कल इसके बाद हम लोग समानता के अधिकार की विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद, देखते रहें।